नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बात हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज सबसे पहले बात होने जा रही है बिहार चुनाव की। बिहार में जबरदस्त सियासी हलचल है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अलायंस में जबरदस्त टेंशन है और ये टेंशन सीट बंटवारे को लेकर है। एक तरफ दोनों ही गठबंधनों ने सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान नहीं किया और दूसरी तरफ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। आज आपको बिहार की एक एक सीट का डिटेल बताऊंगी। किस गठबंधन में किसे लेकर है विवाद, उस बारे में विस्तार से समझाऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात होगी एनडीए की। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त घमासान है। सबसे ज्यादा विवाद महुआ सीट को लेकर है। महुआ सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगा है। उपेंद्र कुशवाहा की जगह महुआ सीट चिराग पासवान की पार्टी को दे दी गई है। आपको जानकारी देते हैं, महुआ सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। उसे लेकर उन्होंने आज अमित शाह से मुलाकात भी की। महुआ को लेकर बात भी हुई, लेकिन इसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा की दाल नहीं गली और महुआ सीट चिराग पासवान की पार्टी को चली गई। जबकि अमित शाह से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि महुआ को लेकर बात हुई है। पटना में सुबह ही कहा था कि गठबंधन के कंटेक्स्ट में कुछ इशू है जिस पर विमर्श की जरूरत है और इसी विमर्श के लिए हम और नित्यानंद राय जी माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ जा रहे हैं। हम लोग आए, माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई और उस इशू पर विमर्श हुआ और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। अब उस तरह की घोषणा तो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा, लेकिन उस विषय पर विमर्श हुआ। अब विमर्श क्या हुआ वो इस वक्त कुशवाहा जी खुद जाने, लेकिन जो ऐलान हुआ वो आपको बता सकते हैं। दरअसल महुआ सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा नाराज थे। उन्हें कल रात भर मनाने की कोशिश भी हुई, लेकिन जब पटना में बात नहीं बनी तो उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली आना पड़ा। अमित शाह से मुलाकात करनी पड़ी और उनके साथ नित्यानंद राय भी मौजूद थे। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है वो महुआ सीट को लेकर है। चिराग पासवान को महुआ सीट दे दी गई। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा महुआ सीट से अपने बेटे के लिए सीट की डिमांड कर रहे थे। दीपक प्रकाश कुशवाहा को वो यहां से उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन आप देखिए एलजेपी के खाते में ये सीट चली गई। अमित शाह से मिलकर भी गए, लेकिन बात नहीं बन रही है। अब महुआ को लेकर जेडीयू के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीएम आवास के बाहर जेडीयू के कार्यकर्ता ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। महुआ सीट को लेकर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जबरदस्त हलचल इस वक्त सीएम आवास के बाहर हो रही है। महुआ पर उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ चिराग पासवान की भी नजर है। दोनों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन अब जेडीयू का भी दावा है। जेडीयू के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं और पुलिस अब यहां से इनको हटा रही है। ये जेडीयू के महुआ से आए हुए कार्यकर्ता हैं। मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंचकर अपनी बात रख रहे हैं। इनका कहना है कि ये सीट जेडीयू को जानी चाहिए। जेडीयू की सीट है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा वो कह रहे हैं कि ये सीट उनको जानी चाहिए। चिराग पासवान भी कुछ नहीं है वहाँ। महुआ विधानसभा की जनता को मांग है आसमा परवीन। घर घर का बच्चा जानता है आसमा परवीन। 8 साल से तो दो के बीच मामला था, तीसरा कहां से आ गया? वही तो पूरे पार्टी का सर्वे निकालिए। अगर आसमा परवीन का सर्वे में कोई कमी होगा 100% से तो आप कुछ कहिएगा। 100% पर पूरा हर नहीं। ये बताइए कि अभी तो लड़ाई है उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के बीच में। जमीनी नेता, अगर जमीनी नेता नेत्री देखा जाए तो हमारे आसमा परवीन है कि पूरे विधानसभा में उन्होंने इतना सबके साथ मिल के रहे हैं, इतना सबके साथ हर मामले में, हर क्षेत्र में काम करने का काम किया, कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया। और आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये सीट किसको जानी चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा को या चिराग पासवान को या जेडीयू को? देखिए, अगर नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत
अब देखिए, चिराग पासवान की जो 29 सीटें हैं उनमें से 6 सीटों पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बड़ी खबर यह है कि विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने अपने 57 कैंडिडेट की पहली लिस्ट आज जारी कर दी और इस लिस्ट में उन 6 सीटों के प्रत्याशियों के नाम हैं जिन पर चिराग पासवान की पार्टी दावा कर रही थी या चिराग की पार्टी को ये दी गई थी। इनमें कौन कौन सी सीट है वो आपको बता देते हैं। पहली सीट का नाम तो सोनबरसा है, जहां से रत्नेश सदा को टिकट दे दिया गया। अब देखिए, दूसरी सीट की बात कर रहे हैं जो कि नालंदा की राजगीर सीट है, जहां से कौशल किशोर को उम्मीदवार बनाया गया। राजापाकड़ वैशाली की सीट, जहां से महेंद्र राम को टिकट दिया गया। एकमा सीट की बात करें तो एकमा सीट से धूमल सिंह को मैदान में उतारा गया। विद्यासागर निषाद मोरवा सीट से, यानी समस्तीपुर के अंतर्गत आने वाली मोरवा सीट से, और गया गायघाट तो और इंटरेस्टिंग हो गई है। कोमल सिंह को जेडीयू ने उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा। जो कहा जा रहा था कि एलजेपी के उम्मीदवार के तौर पर भी गायघाट से मैदान में उतर सकती हैं, ये वो सीटें हैं जहां पर चिराग की पार्टी दावा कर रही थी। जेडीयू की जिन सीटों पर एलजेपी की नजर थी उनमें से एक राजापाकड़ की भी सीट थी और चिराग पासवान का लोकसभा क्षेत्र है वो, तो ऐसे में धड़कनें बढ़ी होंगी आपकी भी जब ये खबरें आ रही थी कि आपकी सीट जा रही है एलजेपी के पास। होता ही है, सभी प्रत्याशी को होता है, लेकिन हम लोग थे कि माननीय मुख्यमंत्री पर भरोसा है और माननीय मुख्यमंत्री जी किसी कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफ नहीं करेंगे। मान लीजिए, ठीक है, पिछले विधानसभा चुनाव में माननीय चिराग जी के उम्मीदवार लड़े थे तो उनके उम्मीदवार तो वहाँ तीसरे नंबर पर थे, तो जो सीट का जो शेयरिंग बनता है वो हम लोग के ही कोटे से बनना था। और उनके दावे का आधार क्या था? वहाँ से लोकसभा के सांसद हैं वो, इसलिए? बिल्कुल, लोकसभा के सांसद है, इसीलिए उनकी चाहत थी कि ये सीट हमको मिले, लेकिन उम्मीदवार तो पिछले बार भी उनके तीसरे नंबर पर थे वहाँ। तो फिर आपने क्या किया? क्या नीतीश कुमार तक ये बात पहुँचाई? कैसे ये मामला सुलझा? ये नेतृत्व का मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी के नेतृत्व ने इस तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। राजापाकड़ ही नहीं बल्कि बिहार के और विधानसभा क्षेत्रों में लगा पार्टी को कि ये सीट हमारा है, रहना चाहिए, तो माननीय नेतृत्व ने विचार किया है और फिर से हम लोग को उम्मीदवारी देने का काम किया। तो अब तो कोई संशय नहीं है, सिंबल भी मिल गया है? जी जी, कोई संशय नहीं। कब नॉमिनेशन करेंगे? नॉमिनेशन हम लोग 17 को करेंगे अनुमंडल कार्यालय में। अब देखिए, चिराग की 6 सीटों पर नीतीश कुमार का तीर तो लग गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि चिराग पासवान की एलजेपी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ये सूची फाइनल भी हो गई है। एलजेपी महुआ, बोधगया, मखदूमपुर से चुनाव लड़ेगी। महुआ पर कुशवाहा का दावा था, जबकि बोधगया और मखदूमपुर में जितिन राम मांझी अपने कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, ये वो 2 सीटें हैं जो कि खुद जितिन राम मांझी के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो उम्मीदें उनकी थी कि यहां से वो अपने कैंडिडेट दे। एलजेपी की अब बात कर लेते हैं, जहां से जेडीयू के उम्मीदवार नहीं है। पहले वो सीटें आपको बता दें। गोविंदपुर, नवादा, कदवा, कटिहार, अगियाव, भोजपुर, ओबरा, औरंगाबाद, मढ़ौरा, सारण, साहेबपुर, कमाल, ये वो सीटें हैं। दरअसल चिराग पासवान को जो 29 सीटें दी गई हैं उनमें से 13 सीटें ऐसी हैं जो जेडीयू कोटे की दी गई है, लेकिन इससे जेडीयू नाराज थी। जेडीयू कोटे से जो 13 सीटें देने की बात कही गई थी उनमें से 6 पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जबकि जेडीयू की 1 सीट तारापुर पर बीजेपी ने सम्राट चौधरी को उतार दिया है। वो सीट यानी कि तारापुर और मुंगेर की हम बात कर रहे हैं। अब चिराग के लिए जेडीयू की जो सीटें बची रह गई हैं वो ये सीटें हैं, लेकिन जहां पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं वो है सोनबरसा, जहां से टिकट फाइनल कर दिया गया है। सहरसा, राजगीर, नालंदा जो कि खुद मुख्यमंत्री के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एकमा, सारण, मोरवा, समस्तीपुर, गायघाट, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, राजापाकड़, वैशाली, ये वो सीटें हैं जहां से जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। क्या हुआ इस बार? वहाँ प्रत्याशी बदला गया, जाहिर है आपको मौका मिला है, तो एक भरोसा जताया है मुख्यमंत्री जी ने। बिल्कुल, हमारे नेता ने हम पे विश्वास किया है और बहुत उम्मीद के साथ अपने कार्यकर्ता, मैं तो 94 से समता काल से इस पार्टी में था, तो हमारे नेता ने मुझको आज सम्मान दिया, इसके लिए आभार हम व्यक्त करते हैं। प्रत्याशी बदलने की आवश्यकता क्यों वहाँ लगी और क्यों आपको मौका मिला? देखिए, प्रत्याशी बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। पिछले बार भी मेरा एक कार्यकर्ता लड़ा था चुनाव, ठीक है, परिस्थितियाँ आती हैं और जनता, लोकतंत्र में जनता मालिक है। अब नेता ने हम पे विश्वास किया और हमको अब की बार लड़ना है वहाँ से, जिन्होंने आज सिंबल दिया उसके लिए धन्यवाद।
आपकी सीटों को लेकर भी कोई संशय तो नहीं था कि ये सीटें किसी दूसरे दल के खाते में जा रही हैं? किसी तरह का कोई संशय नहीं है। एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है। अब सवाल तो आपके भी मन में उठ रहा होगा कि आखिर नीतीश कुमार ने इन 6 सीटों पर चिराग पासवान के लिए जगह क्यों नहीं बनाई। सोनबरसा सीट से रत्नेश सदा को टिकट दिया गया, जो कि खुद 3 बार के विधायक है, यहां से जीतते आ रहे हैं। मांझी जाति से आते हैं और जेडीयू का दलित चेहरा है। मांझी जाति मतलब आप समझ लीजिए मुसर जाति। अगला नाम देखिए, राजगीर सीट, जो कि नीतीश कुमार का अपना गृह जिला है, ये भी आरक्षित सीट है, ठीक वैसी जैसे सोनबरसा आरक्षित सीट है। गायघाट सीट की बात करें तो गायघाट सीट में जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह को जेडीयू ने टिकट दिया है। कोमल सिंह की मां वीणा देवी एलजेपी से सांसद है, इसलिए कहा यह जा रहा था कि कैंडिडेट यही होगा, लेकिन पार्टी शायद एलजेपी हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही जेडीयू ने यहां से कोमल सिंह को टिकट दे दिया। अब मोरवा सीट की बात करें, 2010 और 2015 में यह सीट जेडीयू जीती थी और 2020 में ये सीट आरजेडी के हाथों हार गई थी। अब उस सीट को दोबारा कब्जे में लाना चाहती है जेडीयू। इसके अलावा अगर बात की जाए, अच्छा, मोरवा सीट के बारे में एक और दिलचस्प जानकारी ये भी है कि ये वो क्षेत्र है जिनको भारत रत्न दिलाने के लिए, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाने के लिए नीतीश कुमार ने इतनी प्रयास किए। अब ऐसे में उसको वो क्यों नहीं भुनाना चाहेगी, क्यों ये सीट वो छोड़ देगी। एकमा सीट की बात करें, साल 2015 में जेडीयू ये सीट जीती, साल 2020 में आरजेडी ने ये सीट जीती। एक बार फिर से जेडीयू चाहती है कि यहां से वो अपना कैंडिडेट जिताए। और राजपाकर सीट 2020 में बहुत कम मार्जिन से जेडीयू ये सीट हारी थी। ऐसे में इस सीट को दोबारा अपने खाते में वो जोड़ना चाहती है। अब अगर गायघाट सीट की बात करूं तो जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह को यहां से टिकट दिया गया। कोमल सिंह की मां वीणा देवी एलजेपी की सांसद हैं। कोमल सिंह एलजेपी की उम्मीदवार हो सकती थी, लेकिन वो जेडीयू की उम्मीदवार के तौर पर अब मैदान में है। रातों रात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एलजेपी, जेडीयू, भाजपा, हम और आरएलएम सब एक है, एनडीए के हम परिवार हैं पहले से। और ऐसा कोई बात नहीं है कि हम पार्टी का सिर्फ ये सदस्यता चेंज हुआ है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप हैं तो उम्मीदवार एलजेपी के, लेकिन बस सिंबल है जेडीयू का। नहीं, एक हमारी मतलब एनडीए के रफीगंज विधानसभा का जो सीट है वो जेडीयू के खाते में गई है। तो कब ज्वाइन किया आपने जेडीयू? 10 तारीख को जी, कुछ दिन पहले जी। तो अभी सिंबल मिल गया? जी, सिंबल मिल गया। तो रफीगंज से अब चुनाव लड़ेंगे? जी जी, चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि अगर चिराग के दावे वाली 6 सीटों पर जेडीयू ने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो अब कितनी सीटें चिराग पासवान के पास रह जाएगी। चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई थी, जिनमें से 13 सीटें जेडीयू कोटे से दिए जाने की बात थी। इन 13 में से एक सीट तारापुर भी है, जहां बीजेपी ने सम्राट चौधरी को मैदान में उतार दिया है। और 6 सीटों पर अभी हमने आपको बताया कि जेडीयू के उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। ऐसे में 29 में से ये 7 सीटें अगर आप माइनस कर देते हैं तो सीधा सीधा गणित 22 सीटों का आ जाता है। चिराग पासवान की पार्टी के पास 29 नहीं, अब मात्र 22 सीटें बाकी रहती हैं। एनडीए में ऑल इज वेल है ना? एनडीए में पहले ही सब कुछ ठीक था और आज भी ठीक है। एनडीए गठबंधन के नेताओं की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम लोग संस्कार से सब कुछ काम करते हैं और हमारा जो है सोच बहुत ऊंचा है, बहुत ऊपर। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं दिस टाइम ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए। उपेंद्र कुशवाहा जी का जो अपना कोई सीट का मामला है तो उसमें उनका वार्ता चल रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीट शेयरिंग हो गया, किस सीट पर कौन लड़ेंगे ये भी सब फैसला हो गया। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी का कोई एक सीट का मामला होगा तो वो बैठ करके सुलझ जाएगा, उसमें तो कहीं वेल। और कल देर रात बैठे आप सब लोग, लेकिन मामला सुलझा नहीं, उसके बाद वो दिल्ली अभी तो अभी से लेके इलेक्शन तक हम लोग बैठते रहेंगे। एनडीए जो है चट्टानी एकता के साथ 5 पांडव आगे बढ़ चुका है। विपक्षी ये सवाल भी उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार बड़े नाराज। बात करते हैं जो जादू टोना करा रहा है, किस विपक्ष की बात कर रहे हैं? जो विपक्ष आज तक सीट शेयरिंग सही तरीके से नहीं कर पाया, जो विपक्ष आज तक उम्मीदवार का घोषणा करके लिफाफा घोषणा नहीं किया और लिफाफा वापस ले रहा है, जिस विपक्ष के पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, उस विपक्ष की बात क्यों एनडीए में कर रहे हैं? हमें अपने सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने दीजिए, हम नकारात्मक में पड़ना नहीं चाहते हैं।
अब जायसवाल जी 5 पांडव की तरह एकत्रित होकर आगे बढ़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन 5 पांडवों की अलग अलग पंचायत नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर अलग अलग पंचायत हो रही है। इधर तारापुर सीट के बदले जेडीयू ने बीजेपी से डील कर ली है। बीजेपी ने कहलगांव सीट जेडीयू को दे दी है। पिछले चुनाव में यहां पर कमल खिला था। बीजेपी के पवन यादव ने कांग्रेस के दिग्गज नेता सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद को हराकर पहली बार इस सीट पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार ये सीट जेडीयू को देनी पड़ी। इसके बदले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तारापुर सीट को लेकर नेगोशिएशन हुआ है। अब इसे लेकर जेडीयू में नाराजगी थी। वहीं जेडीयू इस बार शुभानंद मुकेश को मैदान में उतार रही है, जो कहलगांव सीट से 9 बार चुनाव जीतने वाले कांग्रेस नेता सदानंद सिंह के बेटे हैं और पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने लड़ा था और बीजेपी से हारे थे। इस वक्त हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं। पटना में खासी हलचल है, सीएम दफ्तर के बाहर भी हलचल जारी है। कुछ नेता खुश हैं, कुछ नेता दुखी भी हैं। जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक है या यूं पूछूं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है? देखिए, जैसे ही लिस्ट आई है, जेडीयू की पहली लिस्ट आई है, तो अब उसकी प्रतिक्रिया नजर आ रही है। जिनका टिकट कटा नाराज हैं, उनके समर्थक आ रहे हैं और जिन लोगों को ये अंदेशा था कि कहीं उनकी सीट कोई दूसरा लेकर उड़ जाएगा, उनको यदि जब ये पता चल रहा है कि नहीं उनकी सीट बच गई है तो बड़ी राहत मिल रही है। और ऐसे लोग जब मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल रहे हैं तो उनके चेहरे पर जो एक संतोष है, जो खुशी है, वो देखते ही बन रही है। तो जिस तरह से एक उधेड़बुन की स्थिति बनी हुई थी लगातार, उसमें थोड़ी थोड़ी अब कमी आ रही है, क्योंकि धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो रही है और अब साफ तौर पर दिख रहा है कि अब आज से कल तक में ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कौन किस सीटों पे लड़ेगा, उम्मीदवार कौन होगा। और एलजेपी की जो सीटें हैं 29, वो भी अब धीरे धीरे फाइनल हो गई हैं। अब उसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि अधिकांश सीटें उसमें ऐसी हैं जो पिछली बार एनडीए के उम्मीदवार वहां से चुनाव हार गए थे, क्योंकि इससे पहले जो लिस्ट आई थी या कहें जिसकी चर्चा हो रही थी, उसमें ऐसा दिख रहा था कि कई सिटिंग सीटें जो जेडीयू और बीजेपी की थी उस पर चिराग की पार्टी दावा कर रही थी और सीटें जाती हुई दिख भी रही थी। लेकिन जब लिस्ट सामने आई है तो धीरे धीरे ये साफ हुआ है कि एक छोटी सी जानकारी नीतीश, क्योंकि ग्राफिक्स चल रहा है, जरा हम दर्शकों को बता दें कि बाहुबलियों को टिकट भी दिया गया, इसके अलावा महिलाओं में भी 4 महिलाओं को टिकट दिया गया, उन्हें भी चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार अभी तक उनकी इस लिस्ट में एक भी दिखाई नहीं दे रहा है। नीतीश जी हाँ, एक भी उम्मीदवार नहीं है, जबकि पिछली बार 2020 की यदि आप बात करें तो 11 मुस्लिम उम्मीदवार थे। ये अलग बात है कि उसमें से कोई जीता नहीं था। बिहार सरकार में जो एक मंत्री हैं जमा खान, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, वो बीएसपी के टिकट पर जीते थे, बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए थे। 11 को टिकट दिया, एक भी नहीं जीता और इस बार एक को भी नहीं दिया गया है। इसके अलावा एक अंजुम आरा महिला प्रत्याशी थी बक्सर की तरफ से, उनको भी मौका दिया गया था, लेकिन इस बार जेडीयू ने अभी जो पहली लिस्ट है इसमें एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है। तो देखना होगा कि जो दूसरी लिस्ट आती है उसमें क्या होता है। हाँ बिल्कुल नीतीश, आप बने रहे हमारे साथ। एनडीए के झगड़े की बात हो रही है। इधर बिहार चुनाव के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राघोपुर से नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती भी मौजूद रहे। नॉमिनेशन से पहले तेजस्वी यादव ने लंबा रोड शो किया। तेजस्वी यादव ने इस दौरान नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि जेडीयू नीतीश कुमार नहीं बल्कि संजय झा और ललन सिंह चला रहे हैं। ये बिहार की जनता बदलाव चाहती है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार चाहती है, अपराध भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है। बिहार में कारखाने खुले, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे, बिहार में निवेश आए, बिहार जो है तरक्की करे, अच्छी शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था हो। अब लोग चाहते हैं, तेजी से विकास करना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार, एक इंजन भ्रष्टाचार में तो दूसरा इंजन अपराध में है और बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है और इस बार बदलाव तय है। लोग, मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री लगवाते हैं, विक्ट्री चाहिए बिहार में। अब बिहार की जनता हर किस्त नहीं देखेगी। अब जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे बल्कि ललन सिंह चला रहे हैं। अब जनता दल यूनाइटेड संजय झा चला रहे हैं।
और विजय चौधरी चला रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी का जनता दल यूनाइटेड नहीं रहा। ये तीनों नेता बीजेपी के हाथों बिक करके नीतीश जी को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया और पूरा समाज जो है इन लोगों से बदला लेने का काम है। लगातार 2 बार से राघोपुर की जनता जो है हम पर भरोसा की है और जनता जो है मालिक है और ये तीसरी बार जो है हमने नामांकन जो है राघोपुर से की है और मुझे पूरा भरोसा है कि राघोपुर की जनता जो है इस बार पुनः जो है उस पर विश्वास करेगी और हमारा एक संकल्प है और जो संकल्प है आपको भी पता है कि कोई ऐसा परिवार ना बचे, यानी हर एक परिवार के पास एक सरकारी नौकरी हो। बेरोजगारी को जड़ से हमको मिटाना है, बिहार को आगे ले जाना है, पढ़ाई। बिहार चुनाव में सीटों के दंगल के बाद राजधर में अब हम बात करेंगे अफगानिस्तान और तालिबान की बीच की पाकिस्तान के साथ इस जंग की। पाकिस्तान वैसे ही गृह युद्ध की आग में जल रहा है। तहरीक-ए-लब्बैक के प्रोटेस्ट से शहबाज मुनीर की कुर्सी हिली हुई है। वहीं इस बीच तालिबान और पाकिस्तान के बीच जंग का राउंड 2 शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर तालिबान को उकसाकर नई मुसीबत मोल ले ली है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ड्रोन और फाइटर जेट से कंधार के स्पिन बोल्टक इलाके में हमला किया है। इसका बदला तालिबान इस कदर ले रहा है कि इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा हुआ है। तालिबान ने पाकिस्तानी फौज की कई पोस्ट को अपने कब्जे में ले लिया। मुनीर की फौज अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रही है। वहीं तालिबान ने पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों को रवाना कर दिया है। खबर यह है कि पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के 12 आम नागरिक मारे गए हैं, वहीं 100 से अधिक लोग घायल हैं। तालिबान पाकिस्तान के कई सैनिकों को बंधक बनाने का भी दावा किया जा रहा है। वहीं तालिबान के काउंटर अटैक में 7 पाकिस्तानी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। तालिबान इस बार पाकिस्तान से फुल एंड फाइनल हिसाब की तैयारी में है। स्पिन बोल्डक इलाके में अफगान फोर्स और पाकिस्तानी सेना के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। मुनीर की फौज को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के एक पोस्ट की हैं जिस पर तालिबान की सेना ने कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाया जा रहा है। तालिबान के सामने मुनीर की फौज अपनी जान बचाने के लिए पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तानी फौज की बुज़दिली के किस्से तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। कई बार पाकिस्तान की फौज भारत के सामने भी सरेंडर कर चुकी है। अब मुनीर के फौजी तालिबान के डर से अपनी पोस्ट नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि हथियार भी छोड़कर भाग रहे हैं। अफगानी फोर्स पाकिस्तानी फौजियों के हथियारों पर कब्जा कर रही है। पाकिस्तानी फौज ने पहले तो तालिबान को उकसाया और फिर जब सामना करने की बारी आई तो हर बार की तरह पीठ दिखाकर भाग निकले। अफगानिस्तान ने पहली बार पाकिस्तान में सीमा पार एयर स्ट्राइक भी की है। उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। अफगानी फोर्सेस ने पहली बार डुरंट लाइन के पार पाकिस्तानी फौज के ठिकानों को निशाना बनाया। इसके लिए तालिबान की तरफ से सुपर टुकानो A-29 का इस्तेमाल किया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि ये एक ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जहाज है, जिसकी मदद से अफगान फोर्सेस ने मुनीर की फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान भारत से मुकाबले का भले ही दावा करता है, लेकिन हकीकत क्या है वो तालिबान के साथ जंग में पता चल रहा है। पाकिस्तान की फौज चौकी, हथियार ही नहीं अपने टैंक सब कुछ छोड़कर भाग रही है। पाकिस्तानी फौज टैंक छोड़कर उल्टे पांव भागी तो तालिबानियों ने उस पर कब्जा कर लिया, सड़कों पर दौड़ाया, अपनी पब्लिक को पाकिस्तान की असलियत दिखाई, अपना दम दिखाया और यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तालिबान तैयार है। तालिबान पाकिस्तान की दुनिया के सामने पोल खोल रहा है। इन तस्वीरों में तालिबानी पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट दिखा रहे हैं जो हाल ही के संघर्ष के दौरान बंधक बनाए गए हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देखें। तालिबान की तरफ से पाकिस्तान बॉर्डर पर फोर्स का मूवमेंट बढ़ा दिया गया है। बख्तरबंद गाड़ियों में अफगान फोर्सेस के जवान पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं।
बख्तरबंद गाड़ियों का लंबा काफिला पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ बढ़ता नजर आया। ये तस्वीरें शहबाज और मुनीर की टेंशन को 100% बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बड़ी संख्या में अफगानिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की ओर बढ़ रही है। शहबाज और मुनीर की टेंशन हर दिन, हर घंटे, हर मिनट के साथ बढ़ती चली जा रही है। तालिबान फोर्स का मूवमेंट मुनीर और उसकी सेना और शहबाज के हौसलों को पस्त कर रही है। तालिबान की तरफ से अब पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ टैंक्स को भी रवाना किया गया है। भले ही तालिबान के पास आज के समय के मुताबिक मॉडर्न इक्विपमेंट्स ना हो, मॉडर्न टैंक ना हो, लेकिन पाकिस्तान को मात देने के हौसलों में कोई कमी नहीं है और वो तस्वीरें बता रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये पाकिस्तानी चेक पोस्ट का वीडियो है। अब चेक पोस्ट की दुर्गति आप देख लें और इसी से पाकिस्तानी फौज की दुर्गति का अंदाजा लगा ले। एक तरफ तालिबान शहबाज और मुनीर की टेंशन बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ हमास ट्रंप के पीस प्लान को चुनौती दे रहा है। हमास में इजराइल के मददगारों को खुलेआम गोली मारी जा रही है। हमास के अड़ियल रुख को देखते हुए अब अमेरिकी प्रेसिडेंट ने हमास को खुली धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास को हथियार छोड़ने होंगे, नहीं तो हम हथियार छुड़वा देंगे। ट्रंप ने इजराइल और इजिप्ट से लौटने के कुछ ही घंटों के बाद गाजा प्लान के दूसरे फेज की शुरुआत का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन हमास इजराइल के बीच पूरी तरह से शांति नजर नहीं आ रही है। बंधकों की रिहाई को लेकर भी इजराइल गाजा पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। हमास के हथियार छुड़वाना ट्रंप के 20 पॉइंट वाले गाजा प्लान का एक अहम हिस्सा था, लेकिन हमास ने पूरी तरह से हथियार छोड़ने को राजी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकाया है कि हथियार डालो वरना हम हथियार डलवा देंगे। ट्रंप से साफ शब्दों में कहा गया है कि यह जल्दी और शायद हिंसक तरीके से होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि बंधकों की रिहाई उनकी प्राथमिकता है और हमास बंधकों की संख्या को लेकर झूठ ना बोले, वो पीस डील की शर्तों का पालन करें। Disarm, and because they said they were going to disarm, and if they don't disarm, we will disarm them. How will you do that? I don't have to explain that to you, but if they don't disarm, we will disarm them. They know I'm not playing games. Okay, now we did something monumental. We got the hostages back. That was the first thing we had to do. Above all else, get the hostages back. Now they misrepresented because we were told they had 26, 24. Of dead hostages, if we can use those terms. And it seems as though they don't have that because we're talking about a much lesser number. But that's a very tough subject. I want them back. That's what they said. I want them back. Also, they said they were going to disarm. ट्रंप की वार्निंग के बाद हमास का रुख क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन अब तक हमास पर इजराइल की तरफ से शांति समझौते के नियम तोड़ने के आरोप लग रहे हैं। इजराइल का दावा है कि गाजा में 28 बंधकों के शव हैं, जिनमें से केवल 4 के ही शव लौटाए गए हैं। इजराइल को अब तक इस बात का इंतजार है कि हमास इन डेड बॉडी को कब लौटाएगा। इजराइल के लोग इसे हमास की तरफ से पीस एग्रीमेंट का वायलेशन बता रहे हैं। वहीं गाजा में हमास ने इजराइल के समर्थन के आरोप में बीच सड़क पर 8 लोगों को गोलियों से भून डाला। पीस प्लान की शर्त हथियार डालना है, लेकिन हमास कुछ हथियार अपने पास रखने की मांग पर अड़ा है। ट्रंप ने पीस प्लान के मुताबिक हमास से गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के शवों को रिहा करने की बात कही। इसके बाद गाजा ने 20 इजरायली बंधकों को रिहा किया, 4 इजरायली बंधकों के शव को लौटा दिया। इसके बदले में इजराइल ने करीब 2000 फिलिस्तीनी बंधकों को रिलीज किया। अब ट्रंप ने पीस प्लान के दूसरे फेज में घोषणा कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जैसा वादा किया गया था, मृतकों को वापस नहीं लाया गया है। दूसरा फेज अभी शुरू हो रहा है। सभी 20 बंधक वापस आ गए हैं और उम्मीद से बेहतर महसूस कर रहे हैं। एक बड़ा बोझ उतर गया है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इजराइल से जो बंधक गाजा लौटे हैं, वो खुदा का शुक्र मना रहे हैं। वो अपने परिवारों से मिलकर बहुत खुश हैं, भावुक हो रहे हैं, अपनों के गले मिल रहे हैं। उन्होंने जेल में जो कुछ सहा है वो उसे बयां कर रहे हैं। 2 साल तक हजारों जिंदगियों को तबाह करने वाला युद्ध थम चुका है।
शुक्र है कि थम चुका है। ट्रंप की पहल पर हुए सीज फायर के बाद हमास की कैद से रिहा होकर 20 इजरायली बंधक 2 साल के बाद अपनों से मिले हैं। इजराइल की कैद में बंद फिलिस्तीनी भी अपने घर पहुंचे हैं। इनमें से 250 ऐसे कैदी भी थे जो इजराइल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। इजराइल ने शांति समझौते के तहत तकरीबन 2000 फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा किया, लेकिन हमास पर बंधकों के शवों को वापस न करने का आरोप भी लगाया गया। मिडिल ईस्ट में छिड़े हुए भीषण युद्ध से गाजा में बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई है। इसकी भरपाई के लिए करीब $70 अरब की जरूरत होगी। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुताबिक गाजा का 84% हिस्सा विध्वंस का शिकार हुआ है और कुछ इलाकों में तो तबाही 92% तक हुई है। Just to give you an estimate of the challenges that the reconstruction efforts will cost, the RDNA, which was jointly done by the UN, the European Union and the World Bank, estimate that about $70 billion will be required for the reconstruction of Gaza. That means that also in the next 3 years, about $20 billion will be